मोदी 2.0 काबीना के पहली तौसीक का अमल पूरा हो गया है, जिसमें 15 कैबिनेट वजीर समेत कुल 43 वुज़रा को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हलफ दिलाया। कई दिनों से चर्चा में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट वजीर बनाया गया। वहीं अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र सिंह जैसे लीडरान ने भी कैबिनेट वजीर के तौर पर हलफ लिया। इस तौसीक में 7 वुज़रा का प्रमोशन किया गया है, जिसमें किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, हरदीप पुरी को कैबिनेट वजीर बनाया गया। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर का मोदी कैबिनेट में कद बढ़ाया गया। इसके अलावा तौसीक में बीजेपी की साथी जमातों को भी जगह दी गई, जिसमें जेडीयू के आर.सी.पी. सिंह और एलजेपी के पशुपति पारस को कैबिनेट वजीर बनाया गया। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से ममलिकती वजीर बनाया गया है। काबीना तौसीक से पहले कई अहम वुज़रा ने इस्तीफा भी दिया है। वजीर तालीम निशंक और वजीर सेहत के बाद वजीर कानून रविशंकर प्रसाद और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। इस चर्चा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो हैं हमारे साथ यासिर जिलानी साहब बीजेपी से हैं, ए.के. वाजपेयी साहब एलजेपी से हैं। आप दोनों का खैर मकदम करना चाहेंगे। जी सलाम के एडिटर शेख इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इरफान साहब, आपका भी खैर मकदम है जी सलाम पे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इरफान साहब, मोदी कैबिनेट में जिस तरीके से तौसीक की गई है और जिन लोगों को तरजीह दी गई है, ओबीसी से यहां मैं बताना चाहूंगी कि 27 वुज़रा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 36 नए मिनिस्टर इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल अब 77 वुज़रा हो गए हैं कैबिनेट के अंदर। 11 खवातीन को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर एक पावरफुल कैबिनेट तौसीक हुई है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फ्रेश कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं बहुत यंग हैं और काफ़ी ऊर्जा है और पॉजिटिव ऊर्जा है। और जाहिर सी बात है कि जो चैलेंजेस थे मोदी गवर्नमेंट के सामने में, बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि जिस वक्त ये सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था ट्विटर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके खिलाफ पूरे देश को आपने सामने रख दिया, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर्सेस ट्विटर है। तो वो जिस हिसाब से हैंडल नहीं हुआ तो लॉ मिनिस्टर को जाना पड़ा। और ये पूरे पैंडेमिक की जो क्राइसिस थी, उस क्राइसिस को जिस हिसाब से सेकंड वेव जो आया वो जो हैंडल नहीं हुआ, उसमें भी हेल्थ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। इस वजह से ये ऑलरेडी फॉरवर्ड प्लानिंग थी, जिसकी वजह से नए लोगों को लाया गया। डेफिनेटली ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट है। ख़ास तौर पे जो रिजल्ट्स आए वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बहुत ही फूक के कदम रखा जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा। और आपको हम सभी को ये मालूम है कि ऑलमोस्ट 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स 7 मिनिस्टर्स लिए गए हैं, ख़ास तौर पे यूपी से, उत्तर प्रदेश से। तो ये डायरेक्टली बिल्कुल मॉनिटरिंग होगी इनकी, ये कोऑर्डिनेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कोऑर्डिनेट होगा। खुद नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब रोकना चाहेंगे आपको। विलेज का जो इवेंट होता है वो अलग होता है जी। जो ओपनिंग सेरेमनी में जो होता है उसका अभी तय नहीं हुआ। तो सर अब आगे क्या हम देखेंगे, क्या प्राथमिकताएं अब आपकी रहेगी? अभी हम सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ इंतजार किया है इतना देर तक। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो किरण रिजिजू यहाँ प्रेस खिताब कर रहे थे, मीडिया से खिताब कर रहे थे। इरफान साहब, कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। जी, आपने बहुत सही मौके पे किरण रिजिजू जी का बाइट दिखाया, क्योंकि जो मैं कहने वाला था, मैं जिक्र करने वाला था किरण रिजिजू जी साहब का, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और हमेशा नॉर्थ ईस्ट जो ये 7 सिस्टर्स हैं, इनको हमेशा ये लगता रहा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है नॉर्थ ईस्ट के साथ। इसलिए इनका दोबारा इनका अपबीट करना, इनका पोर्टफोलियो को ये बहुत ज़रूरी था, ताकि इनको ज़्यादा मौका मिले, ज़्यादा पावर मिले कि नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से जो पैकेजेस जाते हैं वो पैकेज जाए और वो इम्प्लीमेंट हो वहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हमेशा ये लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैकेज देते हैं वो कम देते हैं, वो आ नहीं पाता है, और अगर आ भी जाता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि रिजिजू साहब का पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया जाए, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए। और ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ऑपोजिशन बार बार ये कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ आरएसएस के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस वजह से जो कैबिनेट में जो इंडक्ट किया गया है, 27 ओबीसी हैं, 12
SC है, 8 ST हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑलमोस्ट 50% जो लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उन लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। तो बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एक व्यापक ढंग से 2024 को ध्यान में रखा गया 2024, और बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को प्ले किया गया। एक बात मैं कहूँगा कि इस पूरे क्राइसिस में अभी जो कोरोना पैंडेमिक ऑलमोस्ट 2 साल से जो ये पूरे दुनिया में जो क्राइसिस चल रहा है, हिंदुस्तान में भी था, और इसमें सबसे बड़ी बात जो आई थी कि कोरोना पैंडेमिक सेकेंड वेव जिस हिसाब से वो हैंडल नहीं हो पाया, और जो लाशें दिखी गई गंगा नदी में, और जिस हिसाब से एरियल शॉट्स लिया गया, टाइम मैगजीन में छपा, इंटरनेशनल मैगजीन में छपा, और जिस तरीके से ये बताया गया कि हिंदुस्तान में इस पैंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाए, तो ये क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो जाहिर सी बात है कि टोटली द ब्लेम हैज़ टू गो टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, और उसके वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को रिज़ाइन करना पड़ा, और ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन को लेकर के पूरे देश में CBSE को किस तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, एग्ज़ाम की बात है, तो एक जो लल था, एक जो फ्लूइड सिचुएशन था जिसमें बच्चे बहुत परेशान थे। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को हम बता देते हैं। सबसे पहले राजौरी में LOC के पास दरअंदाज ढेर हुआ है। दरअंदाजी की कोशिश में था दहशतगर्द, लेकिन उससे पहले ही उसे ढेर कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। अलर्ट है, हिफाजती दस्तों ने दरअंदाज को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में LOC के पास एक दरअंदाज को ढेर किया गया है। राजौरी में LOC के पास ये दरअंदाज देखा गया और वहां इसे ढेर किया गया। दरअंदाजी की कोशिश में था दहशतगर्द, लेकिन उससे पहले ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अलर्ट है हिफाजती दस्ते और इसी सिमट में ये एक्शन लिया गया। पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है, मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है इरफान साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। शबनम, में जिक्र इस बात का कर रहा था कि जिस हिसाब से कोरोना पैंडेमिक का जो प्रकोप चल रहा था, उस दौरान ये देखा गया कि लोग इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं या कि इंजेक्शन पहुंच नहीं रहा है, जो सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन में जो कमी आई थी। और दूसरी बात यह है कि जब तक लोगों को आप मास अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, जो INB मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी है, दूरदर्शन सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसके बहुत सारे रीजनल चैनल्स हैं, उसके माध्यम से लोगों तक उनको पहुंचना चाहिए था, करेक्ट मैसेज पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा वैक्सीनेशन को लेकर के। इस वजह से भी INB मिनिस्टर को हटाया गया। और आपको मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर जो थे, उनको हटाया गया। IT की जिम्मेदारी उनकी थी, उनको हटाया गया। तो ये सारी चीज़ों को देखने का मतलब ये है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रहा है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसलिए उन्होंने नए लोगों को रिक्रूट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ढंग से काम होगा और बेहतर काम होगा, और उसका रिजल्ट आने वाले समय में ये जो इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें भी दिखेगा और लोकसभा इलेक्शंस में भी दिखेगा। चलिए यासिर जिलानी साहब, ये जो तौसीक की गई है कैबिनेट में, जो एक्सटेंशन किया गया है, इसको क्या हम सियासी सर्जरी के तौर पर देखें? से रहेंगे और आप चिंता मत करें, बहुत सब अरे पहले सुन तो लो यार। जी आपका सवाल आ गया, जवाब देना। जी देखिए, आपका कहना यह है कि 2019 में आप क्यों नहीं आए, आप 2021 में कहे आ रहे हैं। देखिए, एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बिहार में भी NDA की सरकार है, आप जानते हैं 4 दलों की सरकार है हमारी। और केंद्र में देखिए क्या है, अभी यहाँ पर भी हम लोग NDA के हिस्सा हैं और हम लोग इस मंत्रिमंडल में नहीं थे। इस पर हम लोगों ने विचार किया, और विचार करने के बाद ये एक बात देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए, अगर आप केंद्र में देखिएगा तो हम लोग, आप कहते होंगे कि सर संख्या इतनी है, लेकिन एक बात समझा करिए कि केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग NDA के हिस्सा हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी उदारता है,
कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे, आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है। एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर 2019 में भी एक ही बात थी? अरे मैंने सवाल को बड़ा स्पष्ट कर दिया भाई। आप जरा फर्क को समझिए ना भाई। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई है। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी। और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकसित हो। यही यासिर साहब, मेरा सवाल आपसे तब बीच बीच में ऑफिशियल ये बाइट आ रही है तो वो मुझे लेनी पड़ रही है अपने नाज़रीन के लिए। बहरहाल मेरा सवाल आपसे है कि जो तौसी की गई है कैसे देखिए, क्या ऐसी सियासी सर्जरी के तौर पर देखिए क्योंकि 5 रियासतों में इलेक्शन होने हैं? देखिए, आज मैं सिर्फ सकारात्मक वे में, जो पॉजिटिव वे है, क्योंकि आज जो नए मिनिस्टर बने हैं, इंक्लूड हुए हैं, उनको शुभकामनाएं देने का दिन है। और जो जिन लोगों की प्रमोशन है उनको मुबारकबाद देने की बात करते हैं, उनके बारे में चर्चा करें कि वो अपने फील्ड में माहिरीन लोग हैं, जिन लोगों को आज मंत्रिमंडल में। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा हो रही थी। चलिए, जो लोग अपने अपने फील्ड में माहिरीन, चाहे वो महाराष्ट्र के नारायण राणे साहब हो, जो 2 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पर अब वो कैबिनेट के हिस्सा है, तो जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़े राज्य को संभाला है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस जो महकमा उनको मिलने जा रहा है, उसमें वो ताकत लगाएंगे और काम करेंगे। देखिए, इस बार जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जो नए मंत्री आए हैं, उनकी तस्वीर को देखिए। एक तरफ से पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जो त्रिपुरा से किसी सांसद को, वो भी महिला सांसद को, नौजवान सांसद हैं जो 50-52 साल की उम्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। तो वो जो और नीचे जमीन पे काम करती रही हैं हमेशा रहते, तो वो जो वहाँ की चीजों को समझ के अब आएंगी और वो जो अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगी मंत्रालय और उनके जो ऊपर के मंत्री होंगे उनके साथ, उनके नजरिए से त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत किया जाएगा। मणिपुर से भी एक सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, किरण रिजिजू जी, ऑलरेडी उनको प्रमोट किया गया है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से 7 सांसद इस वक्त मंत्री हैं, बेहद एक्सपीरियंस है, अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम किया है, पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के, या आप उनको टेक्नोक्रेट कह लीजिए, उनको आप इंजीनियर कहिए, वो डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आप जो राज्यसभा सांसद बंगाल से जो सांसद जिन्हें मंत्री बनाया गया वो पेशवे डॉक्टर हैं। महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद वो डॉक्टर हैं। अपनी गुजरात से जो सूरत की सांसद है, महिला, बहुत जमाने से बहुत अच्छी एक्टिविज्म के साथ एक्टिविस्ट रही हैं गुजरात में और पार्टी के लिए काम किया है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। इन सब लोगों की अब ये जिम्मेदारी है कि जो इनका एक्सपीरियंस है, जो सरकार इनको बताएगी, वो जमीन पे उतारने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि इरफान साहब जी कंप्लीट कीजिए। यासिर साहब अपनी बात, आवाज आ रही है क्या आपको? छोड़ दें, आने वाले दिन में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज तो जो आज नए इंक्लूड हुए मंत्री हैं उन पे चर्चा करी जाए। राजीव चंद्रशेखर, बिल्कुल यासिर साहब, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों को तरजीह दी गई है इस कैबिनेट में, इस एक्सटेंशन में जो तरजीह दी गई है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ओबीसी चारों को यहाँ जगह दी गई है। मीनाक्षी लेखी कुछ बोल रही है, सीधे आपको। ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। दिल्ली की जिम्मेदारी चलिए, मीनाक्षी लेखी बोलती हुई नजर आए कि जब आपको वोट पड़ता है तो उसमें महिला और पुरुष नहीं देखा जाता, लेकिन उनकी खासियत के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि खवातीन के मुद्दे किस पुरजोश तरीके से वो उठाती हैं, ये जग जाहिर है। ठीक है, ए.के. वाजपेयी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी साहब खैर मकदम करेंगे। पशुपति कुमार पारस जो है मिनिस्टर बन गए हैं, अब नए मिनिस्टर शामिल हुए हैं, बिहार से भी शामिल हुए हैं, खैर मकदम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पारस साहब मंत्री बने हैं, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि किस कॉस्ट पे बने हैं। मतलब परिवार को तोड़ के बने हैं, गद्दारी करके बने हैं, या राजनीतिक दगाबाजी से बने हैं, और किसके इशारे पे बने हैं, क्यों बने हैं, या पहले क्या इतिहास रहा है। तो ये सब चीज़ें भी तो देखी जाएंगी ना साथ साथ। और ये भी देखा जाएगा आज की राजनीति में
जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनको सबको बधाई देंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और देखेंगे कि आजकल की राजनीति पिछले 20-30 साल से जो चली आ रही है वो गठबंधन की राजनीति चली आ रही है। और गठबंधन राजनीति में गठबंधन धर्म की सीमाएं और मर्यादा होती है और वो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी दोनों पे बराबर लागू होती है। लेकिन आज के जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से उसमें कहीं ना कहीं कोई छींटा तो लगा है। छींटा इसलिए लगा है कि पशुपति कुमार पारस जो हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पे 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव जीत के आए थे और जब उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की 13 जून 2021 में, तो 15 तारीख को उनको पार्टी से निकाल दिया गया बाकायदा कानूनी तरीके से। लेकिन वाजपेयी साहब आप हिमायत करेंगे 27 जो है ओबीसी तबके से वुज़रा बनने जा रहे हैं, आप हिमायत करेंगे इस बात की? ओबीसी को तरजीह दी गई है। करेंगे, मोदी जी की हिमायत करेंगे, मोदी जी के काम की तारीफ करेंगे। मोदी जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को आज कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल किया है उसकी भी तारीफ करेंगे। यही सही मानों में डेमोक्रेसी है। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से स्पीकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उन्होंने जल्दीबाजी में 13 तारीख को 10:30 बजे ये 5 MP जाके मिले और 14 की सुबह लीडर चेंज कर दिया, वो गंभीर मामला है। देखिए, पार्टी का लीडर चुनने का अधिकार सिर्फ पार्टी को होता है और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है, उसी हिसाब से लीडर चुना जाएगा। तो जाके जैसे ही हमको पता चला इमीडिएटली हम जाके मिले स्पीकर साहब से, तो स्पीकर साहब ने कहा कि भाई ये जो है ये मामला गंभीर है, हम इसको रिव्यू करते हैं और वो रिव्यू की पिटीशन पेंडिंग है। मतलब देखिए ना ताज्जुब की बात। और हमने ये सोचा कि शायद प्रधानमंत्री को इस चीज के बारे में मालूम नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखी हमने कि भाई ये संज्ञान में जरूर रख ले चीजों को। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का डिसीजन लिया गया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का अगर नाम यूज किया जाएगा या ये कहा जाएगा कि उनके कोटे से मंत्री बनाया है, तो हमको थोड़ी दिक्कत होती है। और इस दिक्कत की वजह से जनता ये भी देखना चाह रही कि इसके पीछे कौन लोग थे। क्या नीतीश कुमार की साजिश नहीं थी? चलिए, एलजेपी को किसने तोड़ा, नीतीश कुमार ने तोड़ा या और जो दूसरे चेहरे थे, ये आपका इंटरनल मामला है और इसको आप आगे भी लेके जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो मोदी कैबिनेट 2.0 में टोटल वुज़रा की तादाद आपको बता देते हैं 77 हो गई है। 43 वुज़रा ने आज शपथ ली है, हलफ लिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में बने हुए हैं। AK वाजपेयी साहब, आप जिक्र कर रहे हैं पशुपति पारस का, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अब जब मिनिस्टर बना दिया गया है, उन्हें शामिल कर लिया गया है कैबिनेट में, तो चिराग पासवान अब क्या करेंगे? क्या कोर्ट जाएंगे? रोकना चाहूंगी आपको, पशुपति पारस कुछ बोल रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं, फिर आऊंगे। काम में आएंगे, क्योंकि गरीब शोषित दलित के बारे में मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अक्षर सा पालन करूंगा और मैं कहीं भी अपने सफेद कपड़ा पर दाग लगने नहीं। आज बड़ा खुशी का अवसर है, बड़ा खुशी का अवसर है। आप मानते हैं ये अच्छा अवसर होता अगर चिराग आपके साथ होते? अच्छा अवसर होता है चिराग आपके साथ होते? आप मानते हैं खुशी का अवसर है? एक अंतिम सवाल, खुशी का अवसर है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा होता। चिराग के सवाल पर कुछ बोलना नहीं चाहते पशुपति कुमार पारस, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें एक अवसर मिला है, जो उनके भाई ने काम किए उसको आगे बढ़ाएंगे। जी वाजपेयी साहब, आपने सुना, अपने सफेद कपड़े पे किसी तरह का दाग नहीं आने देंगे, लेकिन चिराग के सवाल पर वो जवाब को टाल गए, क्या कहेंगे? दाग तो इतना लंबा लगा लिया है पहले ही, मंत्री बनने से पहले, कि वो तो शायद इतिहास कभी भूला नहीं जाएगा कि किस तरह से चाचा ने भतीजों को दूसरे लोगों के साथ मिलकर घेर कर उसका राजनीतिक वध किया है। लेकिन छोड़िए अब उस बात को, जो हो गया हो गया, हम किस किस को दोष देंगे।
राजनीति में ये सब जायज माना जाता है, इसलिए इसको छोड़िए। हम दूसरी बात कहते हैं कि देखिए, पार्टी बनाई रामविलास पासवान जी ने, और 2019 में बाकायदा पासवान जी जब जीवित थे और ये पारस बाबू ने प्रस्तावना देके उनको नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया, उसके बाद पार्टी वो चला रहे हैं। अब उसको इस तरीके से पार्टी को छीनना या इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पार्टी का विघटन करना, ये तो शोभा नहीं देता ना। और पासवान चिराग बाबू ने ये प्रण लिया है कि अपने पापा की बनाई हुई पार्टी को हम किसी और दूसरे लोगों के हाथों में बिल्कुल नहीं जाने देंगे, और कानूनी लड़ाई बाकायदा लड़ी जाएगी सिर्फ इस बात की। मंत्री बने, हमें कोई ऐतराज नहीं, सेवा करें जनता की, बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पार्टी में उनके पास सिर्फ यानी कि चिराग पासवान आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है? इसलिए जाएंगे कोर्ट, हम लोग जाएंगे अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है, और वो हम जा चुके हैं। स्पीकर के, लोकसभा के स्पीकर के फैसले को हमने ऑलरेडी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है, और परसों वो पिटीशन आर्ग्यूमेंट होगी। ये यासिर साहब कुछ कह रहे हैं, अपनी लड़ेंगे जो अगर गैर कानूनी और असंवैधानिक काम। ठीक है वाजपेयी साहब, ठीक है। यासिर साहब कुछ कह रहे हैं? मैं तो सर, इनका अंदरूनी मामला है वाजपेयी साहब का, तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जो बात इन्होंने कही है उस पर मैं आधे मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। विधि, न्याय और कानून के बहुत कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल कानूनी, जो अगर ये किसी तरह की कानून का सहारा लेके कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें इन लोगों की और भद पिटने जा रही है। अब इन्हें मान लेना चाहिए, रामविलास पासवान जी के वारिस हैं पशुपतिनाथ पारस जी, उनके छोटे भाई हैं, 3 बार वो एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं चिराग पासवान के रूप में युवा नेता देखता हूँ भारत के अंदर, बहुत शानदार शैली है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें इस बात को खत्म करके विराम देके देखना चाहिए कि पशुपतिनाथ पारस जो अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, और रामविलास पासवान की जो पूरी एक जो रिवाज और रिवायत रही है राजनीति की 70s में जब उन्होंने शुरुआत करी थी, उसको आने वाली इन 3 सालों में वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसमें सबको मदद करनी चाहिए। और मुबारकबाद के वो हकदार हैं, क्योंकि अब वो मंत्री बन चुके हैं, और मंत्री बनाने का जो हक है वो किसका है, वाजपेयी साहब जानते हैं कि वो कौन चॉइस करता है और कैसे बना जाता है। तो कानूनी दांवपेच में ना पड़ के इरफान साहब, पार्टी में, ठीक है यासिर साहब। इरफान साहब, अब तौसी तो हो गई है, शामिल तो कर लिया गया है कैबिनेट में, लेकिन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाएगी? कई अहम मिनिस्ट्री हैं जो अब बंटवारा होगा, उस पर काबिज किया जाएगा मिनिस्टर को। अनुप्रिया पटेल कुछ बोल रही है, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। इरफान साहब, देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से, और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक, वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है, और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है, और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम, आपकी आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक अच्छे सहयोगी के रूप में, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन
प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। हलफ तो दिलवा दिया गया, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि अब आपने हलफ तो दिलवा दिया, आपने मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन क्या कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाएगी, ये एक अब बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कई अहम जो मिनिस्ट्री हैं वो खाली हो गई हैं, इस्तीफा दे दिया है कई बड़े मिनिस्टर ने। तो कैसे देखते हैं आप, जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, 15 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, 15 चेहरे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो अहम मंत्रालय हैं, अहम मिनिस्ट्री हैं, उन पर आप किसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो अप्रोच है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि मोदी जी को ये मालूम है, मोदी साहब को ये मालूम है कि 2022 सेमीफाइनल है, फिर 2023 भी सेमीफाइनल है, असेंबली इलेक्शंस होने हैं, और 2024 फाइनल एग्जाम है उनके लिए, फाइनल मैच है वो। इरफान साहब, तो रोकना चाहूंगी, पशुपति पारस कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास आऊंगा। उसकी सेवा करो। क्या विभाग मिला है? क्या विभाग मिला है? अभी कहाँ मिला है? अरे विभाग कितने बजे आप लेंगे? 4 कितने बजे लेंगे? विभाग मिलेगा तब ना, कैसा विभाग मिलेगा? क्यों वेटिंग कर रहे हैं? विभाग मिलेगा तो आ जाएगा। फोटो लीजिए। इरफान साहब, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि तमाम बाइट्स आ रहे हैं तो ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मैं फिर से अपने सवाल को आपसे पूछना चाहूंगी। आपने देखा पशुपति कुमार पारस जो हैं खुश तो हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं जब बार बार उनसे पूछ लिया जाता है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। सवाल मैंने आपसे किया था कि पोर्टफोलियो अहम होगा। जी, मैंने आपको बताया कि ये एक क्राइसिस का पीरियड है और इस क्राइसिस के पीरियड में पिछले 2 साल से एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन से सिर्फ देश ही नहीं पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है। मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में, ऐसे क्रिटिकल समय में जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जब ऑर्गेनाइजेशन चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि देश को चलाना भी उतना आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है। मोदी साहब उनको ये मालूम है कि जिस हिसाब से जो चैलेंजेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में, ये पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, किसी एक पारस को खुश करने की बात नहीं है या किसी एक एमपी को खुश करने की बात नहीं है, ना किसी एक राज्य को खुश करने की बात है। ये पूरे देश को इन टोटलिटी देखने की बात है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, किसी के घर का जो हेड होता है, किसी भी देश का जो हेड होता है, उसके पास एक फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, एक लंबे वो लॉन्ग विजन होता है, दूर तक वो देखते हैं। तो उनके हिसाब से अगर काम होगा तो देश भी अच्छा चलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा चलेगा, आपका घर भी अच्छा चलेगा। इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 जो बड़े क्राइसिस है आज पूरे देश के सामने, वो एक ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड जॉब्स, यूथ के पास नौकरियां नहीं है, यू हैव टू क्रिएट दैट जॉब अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, फाइनेंस को इम्प्रूव करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना। और रोकना चाहूंगी माता सिंधिया कुछ बोल रहे हैं। मेहनत के साथ, हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतरता। सर, लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से
कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर इरफान साहब, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस पर वो काम करते हैं और यूपी में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, नौजवान भी है। जी, मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा था कि जो चैलेंज है प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, जॉब पोजीशंस क्रिएट करना है, तो वो जब तक नहीं होगा ये चैलेंजेस अपने आप, क्योंकि पहले लोग क्या, अब ये समय आ गया है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया में इंटरव्यू दे करके किसी की नौकरी बचने वाली नहीं है। वो मॉनिटरिंग होती रहेगी और कैबिनेट बनने के बाद में भी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट मिनिस्टर्स है उनके परफॉर्मेंस में अगर कमी है तो उनको भी निकाला जाएगा। सिर्फ बोलने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या ट्वीट करने से आपकी नौकरी बरकरार नहीं रहेगी। अब परफॉर्म करना पड़ेगा। जो लोग शिकायत कर रहे थे, जैसे कि ओबीसी की बात हो रही थी, SC ST की बात हो रही, जो लोग नाखुश थे, तो अब माननीय प्रधानमंत्री ने ये किया है कि लोगों को ही मंत्रालय की जिम्मेदारी दे करके उन्होंने उस क्षेत्र से उनको चूज करके उन्होंने ये जिम्मेदारी, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा डिसीजन लिया गया है, बड़े कद्दावर लीडर की मिनिस्टर की छुट्टी कर दी गई है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, तो अब जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी उनके ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि भाई अब आपको काम करके दिखाना होगा। इस तरह की शिकायत अगर मिलेगी तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, गंगापुरम किशन रेड्डी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। कुमार पारस, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मोदी 2.0 कैबिनेट पावरफुल तो हुआ है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ। इस कैबिनेट में जो तौसी की गई है, 20 स्टेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, इसके साथ ही 15 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, 8 आजाद इंचार्ज वुज़रा बनाए गए हैं। कैबिनेट में ओबीसी तबके से 27 वुज़रा को जगह दी गई है। 36 नए मिनिस्टर शामिल किए गए हैं, नए चेहरे शामिल किए गए हैं। टोटल जो तादाद है वो अब 77 हो गई है वुज़रा की कैबिनेट के अंदर। इसी को लेकर यासिर जिलानी साहब, मेरा सवाल आपसे है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया गया था, लेकिन आप कैबिनेट के अंदर जो वुज़रा की तादाद है वो 77 हो गई है, कैसे देखें? तो जितने विभाग हैं उसी के अकॉर्डिंग मंत्री बनाए गए हैं। और अभी यहाँ कहा गया कि मोदी जी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है, तो आप यकीन करें कि उनकी नजर तमाम चीजों पे है, तमाम डिपार्टमेंट पे है। तो भारत के ऊपर अभी ये भी कहा गया कि आजकल घर चलाना मुश्किल है, तो देश चलाने पे भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से देश को उन्होंने अभी तक चलाया है, जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों में जो पेंडेमिक का सबसे बड़ा असर वाला देश रहा है पूरे दुनिया में, एक तरीके से देखें दूसरे नंबर पे, उसमें भी उन्होंने अपने देश को संभाला और अपने देश को संभालते हुए एक बेहद शानदार तरीके से जनमानस को हर तरीके की चीजें मुहैया कराई। और आज हमारे सामने उन्होंने जो एक 43 कैबिनेट एक्सपेंशन में जो मंत्री आए हैं और जिस तरीके से वो अपने फील्ड के माहिरीन हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हम कल से जब उनके विभाग बांट दिए जाएंगे तो उनके काम करने का तरीका भी हमारे सामने होगा। और आप लोग तो बहुत ही रिसर्च सहाफत करते हैं, इरफान साहब का क्या कहना है, बेहद रिसर्च के साथ उनकी सहाफत होती है, एक एक बिंदु पे इनकी आगे भी नजर होगी। और हम भी आपके साथ हमेशा रूबरू होते रहेंगे और जिस तरीके से आगे बात होगी। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो ये कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, इसमें काम करने के लिए लोगों को रखा गया है, जमीन पे उतर के काम, क्योंकि जमीन के लोग हैं। और पहले भी ये, क्योंकि कुछ लोगों को लाया गया, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को प्रमोशन दी गई, इस पे जो सवाल हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र अधिकार होता है ये प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहें वो अपने कैबिनेट में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको चाहें वो जब चाहें उनको उस व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में भेजा जा सकता है। तो ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। लेकिन हमारा फोकस भारत के नवनिर्माण पे, कि भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सोच के साथ प्रधानमंत्री आने वाले 3 साल का जो रोड मैप है वो कल, और ये भी प्रक्रिया है, हमेशा से हमने देखा है कि
जिस दिन ओथ सेरेमनी होती है उसके नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री के साथ सारे के सारे जो नए मंत्री होते हैं और पुराने मंत्री मीटिंग करते हैं। कैबिनेट मीटिंग के तर्ज पे ही ये मीटिंग होती है, लेकिन ये पहली मुलाकात होती है और उसमें उनको उनके कामों के बारे में उनसे और गहर चिंतन मंथन किया जाएगा। एक सवाल मैं वाजपेयी साहब से लेना चाहूंगी, वक्त कम है इसलिए एक सवाल मैं वाजपेयी साहब से लेना चाहूंगी। वाजपेयी साहब, ये जो हमने कैबिनेट देखी है, युवाओं की कैबिनेट है, ओबीसी की कैबिनेट है, आप डॉक्टर हैं, इसमें वकील है, इंजीनियर है, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? युवाओं की अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान, अगर ये सब चीज ना होती पार्टी के अंदर तो शायद चिराग पासवान का नाम शामिल होता। देखिए, युवा शक्ति का तो कोई मुकाबला है नहीं और भारत की 62% युवा शक्ति है। युवा शक्ति में जो ऊर्जा होती है, जो विजन होती है, उसका फायदा तो देश की जनता को मिलेगा। लेकिन हमारा सवाल एक और है कि भाई जरा बिहार पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना, बाढ़ की स्थिति क्या जा रही है, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, और डबल इंजन की सरकार है और नए नए मंत्री बने तो जल्द लगाएं जाके फोकस बिहार में। पटना की सड़कों में पानी बढ़ा है, उधर सारा दरभंगा की तरफ और उधर समस्तीपुर से आगे मधेपुरा सारे बाढ़ में गांव हॉस्पिटल डूबे हुए हैं, तो इनको भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो, खाली जुमलों से मामला नहीं चलने वाला आप, और ये मोदी जी ने महसूस किया है, इसीलिए रिशफल किया है। एनर्जेटिक काम करने वाले लोगों को लाएंगे तभी 2024 में उसका रिजल्ट दे पाएंगे। देखिए, मोदी जी के विजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रोकना चाहूंगी, अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। सर, क्या चैलेंजिंग भी रहेगा? थैंक यू। तमाम लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, मुआसर चाहूंगी और बात मैं करती, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट तौसी हो गई है, भले ही ये तौसी 2021 में हुई है, लेकिन इसके जरिए 2022 की तैयारी की गई है और 2024 की तैयारी की गई है, और ये तैयारी कितनी सफल होगी, कितनी कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।